हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पे। तो आज जो हम यूनिट कवर करने जा रहे हैं वो है मानव समुदाय और पर्यावरण। ये हमारा जो है बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर जो ईवीएस का पार्ट सेकंड हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा पेपर का नाम है एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस पार्ट सेकंड का 7th यूनिट है, यानी कि ये हमारा लास्ट यूनिट है। इसके बाद हमारा ये जो सिलेबस है ईवीएस का कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। तो बढ़ती हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। मनुष्य पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है और इसके पास सबसे बड़ा पारिस्थितिक पदचिह्न प्राप्त है। आप सभी लोग जानते हैं मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि एनवायरनमेंट से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मनुष्य के होने से एनवायरनमेंट है, और देखा जाए तो मनुष्य के होने की वजह से एनवायरनमेंट खराब भी हो रहा है। और जो हमारा पर्यावरण है उसमें सबसे बड़ा पदचिह्न यानी कि सबसे बड़ी पहचान भी किसको मिली है? मनुष्य को ही मिली है। मनुष्य का सामाजिक व्यवहार में प्रगति से लेके विभिन्न क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल करने तक हम हमेशा सभ्यता के लिए बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने का प्रयास करते रहते हैं। हालांकि मनुष्य उस पर्यावरण का हिस्सा है जिसमें हम रहते हैं, और हमारे ज़्यादातर अच्छे इरादे वाले कार्यों का पूरा पारिस्थितिक तंत्र और पर्यावरण पर दूरगामी दुष्प्रभाव होते हैं। यानी कि इसमें बेसिकली क्या कहा गया, जो मनुष्य है, अगर हम देखें वो एंशिएंट टाइम जब मनुष्य का जन्म होता है, ठीक है, इस धरती पे, और उसके बाद से लेके आज तक का टाइम 2024 तक का टाइम अगर हम देख रहे हैं तो कितनी सारी चीज़ें हमारे में चेंजेस आई हैं। बहुत सारे मतलब टोटली चेंज हो चुका है सब कुछ, पहले के टाइम में और अब के टाइम में। ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, अगर हम अपने माँ बाप के टाइम का ही देखें, अपने पेरेंट्स का टाइम का ही देखें और अपना टाइम देखें, तो जब हमारे पेरेंट्स हमारी एज में थे ना, तब इतनी ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा पा रही थी। ना उनके पास नेट था, ना उनके पास लैपटॉप था, ना उनके पास वाईफाई का कनेक्शन था, ना ही उनके पास मोबाइल फ़ोन थे। मोबाइल फ़ोन बहुत रेयर होते थे और वो भी टेलीफोन होते थे उस टाइम पे। तो जब एक ही जनरेशन गैप में इतने ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, तो आप सोचो, अगर आप एंशियंट टाइम के बारे में सोचोगे और अब के बारे में अगर कंपेयर करोगे, तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमने प्रगति करी है। और आप लोगों ने तो एंशियंट के बारे में पढ़ा भी है, खैर, तो आप लोग जानते ही होंगे। और जो भी काम हमने किए, जितनी भी हमने अपने लिए बेहतर चीज़ें करी हैं, अच्छे इरादे वाले काम किए हैं आज तक, उससे क्या हुआ है, उससे मोस्टली जो पर्यावरण है उसको हानि मिली है। और ऐसी हानि नहीं कि हमने आज करा और आज ही उसको हानि मिल गई। ऐसा तो होता है कि हमने आज पोल्यूशन किया और उससे जो एयर जो पोल्यूटेड हो रही है वो हम पे ज़रूर आज से इफेक्ट करनी शुरू कर देगी, लेकिन जब हम टोटली उससे मतलब बिल्कुल बीमार ही हो जाएंगे ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो क्या होता है, आज जो हम चीज़ें करें ना वो हमारे आने वाले टाइम के लिए बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव देती हैं, क्योंकि हम पर्यावरण को खुद खराब कर रहे हैं। मानवीय गतिविधियों के कारण हजारों वर्ष से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, ये भी आप लोग जानते हैं। चूंकि होमोसेपियंस के रूप में हम पहली बार पृथ्वी पर आए थे, इसलिए बुनियादी ढांचे का विकास, यात्रा और शहरीकरण और अन्य वाणिज्यिक नेटवर्क के समावेश के माध्यम से ग्रह पर और हमारे आसपास कई संशोधन हुए हैं। अब जब पृथ्वी बनी उसके बाद सबसे पहले किसका जन्म हुआ? मनुष्य का जन्म हुआ। मनुष्य का जन्म होते के साथ मनुष्य ने अपनी जो बुद्धि है उसका इस्तेमाल करना शुरू किया धीरे धीरे, ठीक है। और आज का आप टाइम देख सकते हैं कि हम लोग कितने ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। तो क्या करा इंसानों ने? खुद का विकास किया, ठीक है। यात्रा के जो अलग अलग तरीके हैं वो निकाले, जैसे कि पानी के थ्रू भी देखा कि हाँ किस तरीके से रास्ता बनाया जा सकता है, रोड के थ्रू भी देखा, एयर के थ्रू भी देखा। तो ये क्या था, ये यात्राओं के अलग अलग तरीके के प्रकार बनाए गए कि किस तरीके से हम यात्रा कर सकते हैं। पहले गांव बसे, ठीक है, फिर कस्बे बसे, फिर ज़िले बने, अब शहर बन गए, शहरीकरण हो गया। उसके बाद उसके अलावा जो वाणिज्य नेटवर्क है, ठीक है, वो भी बनाए गए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि बहुत सारे चेंजेस आए धीरे धीरे पर्यावरण के अंदर और हमारे ग्रह यानी कि पृथ्वी पर। हालांकि पर्यावरण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह रहा है और बेहतरी की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी समय और भी बुरा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, बेसिकली मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है जहाँ हम विकास कर रहे हैं अपना, उससे सिर्फ और सिर्फ
नकारात्मक या फिर सकारात्मक ही पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि अगर हम कोई विकास कर रहे हैं तो इससे पर्यावरण को हमेशा ही नुकसान हो रहा है। कई सारे विकास हम ऐसे भी करते हैं जो पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक है? जैसे कि एग्रीकल्चर का ही अगर हम एग्जांपल ले लें, क्योंकि हमारा सबसे पहला काम वही है एग्रीकल्चर, ठीक है? हमने जो सबसे पहला काम शुरू किया था वह एग्रीकल्चर ही किया था, तो सबसे पहले हम उसी की बात कर लेते हैं। अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ बन गई हैं जिसको डालो तो कीड़े नहीं लगते फसलों में, ठीक है? फसलें बहुत अच्छी उगती हैं। अब क्या किया गया, उसमें थोड़ी सी और चेंजेस किए गए। क्यों? क्योंकि जो दवाइयाँ फसलों में लग रही थी ना, उससे जो मिट्टी थी वो खराब हो रही थी, ठीक है? उर्वरकता जो होती है वो कम हो जा रही थी उसके अंदर। तो अब क्या किया गया, अब थोड़ा और डेवलप किया गया। उन दवाइयों को इस तरीके से बनाया गया कि वो मिट्टी को भी हार्म नहीं कर रही हैं, ठीक है? फसलों को भी हार्म नहीं कर रही हैं, और ना ही जब हम उन फसलों को खुद खा रहे हैं, ठीक है, अनाज खा रहे हैं वो, तो वो हमारे बॉडी में भी कोई साइड इफेक्ट नहीं कर रही है। तो ये कैसे हुआ? टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। तो ये टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे लाई गई वापस, इससे क्या हुआ, इससे हमारे पर्यावरण को फायदा हुआ। तो ऐसा नहीं है हर टेक्नोलॉजी जो लाई जाती है उससे पर्यावरण को नुकसान ही होता है, दोनों तरीके के होते हैं, सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है, ठीक है? और मनुष्य चाहता है कि वो इससे ज़्यादा बेहतर भी करे, और हो सकता है कि इसका परिणाम ये भी रहे कि आने वाला जो टाइम है वो पर्यावरण के लिए और ज़्यादा बुरा हो जाए। तो यही सब हमें यहाँ पे पढ़ना भी है और यही सब हमें देखना भी। अब हम देखेंगे जो पर्यावरण है, जो परिवर्तन हो रहे हैं पर्यावरण के अंदर, उसका रीज़न क्या है, ठीक है? उसके पीछे कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण है हमारी बढ़ती जनसंख्या, जिसमें भारत बहुत आगे निकलता चला जा रहा है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बढ़ती जनसंख्या की वजह से तो 101% पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उसके अलावा कृषि हो गई, पालतू जानवर और आनुवांशिक जो होते हैं उनका संशोधन, ये जो है ना आनुवांशिक संशोधन, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बाकी मैं छोटा सा बता देती हूँ कि जब हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनके कुछ गुण भी मेरे अंदर आए हैं और कुछ बुराइयां भी उनकी हैं जो मेरे अंदर आई हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है? उनसे मैंने कुछ अच्छी चीज़ें भी अडॉप्ट करी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी अडॉप्ट करी हैं। ज़रूरी नहीं है वो उनके जीन से ही मेरे अंदर आया हो, कुछ चीज़ें मैंने उनको देख के भी सीखी होंगी, तो वो क्या है, वो मुझे आनुवांशिक रूप से मिला है। तो जो ये संशोधन होता है ना, आनुवांशिक संशोधन, अब ज़रूरी तो नहीं है कि जो आप लोग हो, आपके पेरेंट्स से आपके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें आएंगी, कुछ बुरी चीज़ें आएंगी, ऐसा तो नहीं ना कि आपकी और मेरी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यही होता है आनुवांशिक संशोधन। उसके अलावा पालतू जानवर जो होते हैं, पालतू जानवर हैं, ठीक है, पालतू जानवर की भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। सपोज़ वो फसलें खा जाएगा, पेड़ खा जाए, मतलब पेड़ के पत्ते खा जाएगा, उससे क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा। उसके अलावा कृषि, कृषि में जब हम सॉइल फर्टिलाइज़र जो यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में मृदा उर्वरकता, जब हम वो यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर जो अच्छी चीज़ें होती है, जो न्यूट्रिशन होता है ना, मिनरल्स होते हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। फसल भले चाहे अच्छी होती है, दिखने दिखने की अच्छी होती है, वो ना खाने वाले के लिए अच्छी होती है, ना वो उगाने वाले के लिए अच्छी होती है। तो इससे क्या होता है, इससे भी पर्यावरण में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं। उसके अलावा वनों की कटाई हो जाती है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, हमें रहने के लिए जगह चाहिए, ठीक है, कृषि के लिए जगह चाहिए, तो हम ये जगह कहाँ से लेके आते हैं, क्योंकि लैंड जो है वो तो उतना ही है। अब जब जनसंख्या बढ़ रही है, रहने के लिए घर चाहिए, जगह चाहिए, ठीक है, खाना बढ़ चाहिए होगा, खाने के लिए खेती चाहिए होगी और खेती के लिए जगह चाहिए होगी। तो इससे क्या होगा, जो वन होते हैं ना, हम उनको काट देते हैं, नहीं कि जंगलों को काट के उनको साफ करके उसके बाद वहाँ पे हम अपना घर बसाते हैं, वहाँ पे हम कृषि करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे भी पर्यावरण को बहुत ज़्यादा हानि देखने को मिलती है। पूर्ण नवीकरण, हम जो ईंधन होता है, पेट्रोल ही ले लो, पेट्रोल सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। पेट्रोल का अगर हम देखेंगे, पेट्रोल को हम इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में, जैसे अगर हम आज यूज़ करें वो 1 घंटे बाद बन जाएगा, जबकि आप सभी लोगों को पता होगा पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जिसको बनने में बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं, लेकिन हम फिर भी इस चीज़ की परवाह किए बिना लगातार उसको यूज़ करते चले जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण को हानि हो रही है। नेक्स्ट है प्रदूषण। प्रदूषण चाहे वो किसी भी टाइप का हो, वाटर पोल्यूशन हो, ठीक है, एयर पोल्यूशन हो, नॉइस पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन हो, सभी के सभी जो पोल्यूशन है वो हमारे लिए भी हानिकारक है और साथ ही साथ पर्यावरण के भी लिए हानिकारक है। एयर पर्यावरण के अंदर आती है, हम हवा खराब कर रहे हैं, हवा में पोल्यूशन फैला रहे हैं, उससे हमें नुकसान होगा क्योंकि सांस हमें लेनी है उस पोल्यूशन में, ठीक है। हम सॉइल के अंदर
पोल्यूशन फैला रहे हैं, खाना हमें उसी सॉइल से मिलना है, वो हम खाएंगे, हमें दिक्कत होगी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम नॉइस पोल्यूशन देखें, कई लोग हैं जिनकी सुनने की शक्ति कम होती चली जाती है, बिकॉज क्योंकि हम उस लेवल पे नॉइस पोल्यूशन फैला रहे हैं। तो अगर हम देखें वही वाटर पोल्यूशन देखें, वही पानी हमें पीना है आगे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम खुद खराब कर रहे हैं चीज़ों को, और हमें तो नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं है हम बेनिफिट में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारी वजह से क्या हो रहा है, साथ ही साथ पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, इतना ज़्यादा तापमान धरती का बढ़ता चला जा रहा है ना कि गर्मी में तो ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये भी क्या है, ये भी हमारे वजह से ही है जो ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंजेस, इससे पहले मैंने इन दोनों टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में इससे प्रीवियस वीडियो में कवर कराया था, जिसको भी ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में जानना हो वो मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकता है। अब जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट आप सभी लोग जानते हो कि सर्दी गर्मी बारिश, ठीक है, पतझड़, ये सब चीज़ें, तो इसमें भी चेंजेस आते हैं। जिस टाइम मतलब कभी कभी सर्दी आती है, ठीक है, दिसंबर तक ऐसा लगता है सर्दी आएगी ही नहीं, जनवरी होते के साथ इतनी सर्दी बढ़ जाती है कि रहा नहीं जाता। उसी तरीके से अभी अप्रैल तक बिल्कुल नॉर्मल मौसम था, जैसे ही उसके आगे ये मंथ लगा है तब से इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई कि अब वो बर्दाश्त से बाहर है। तो क्या हो रहा है, अचानक से जो क्लाइमेट है वो इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है कि वो मनुष्य जो है वो हैंडल खुद नहीं कर पाएगा। तो ये भी क्या है, ये भी हमारे वजह से हो रहा है कि पर्यावरण को इतनी ज़्यादा हानि हम पहुंचा रहे हैं कि वो अपना क्लाइमेट तक इतने अजीब तरीके से चेंज करे जो मनुष्य खुद भी नहीं झेल पा रहे। तो हम जानवर और पेड़ पौधों से क्या उम्मीद रखेंगे कि वो इस क्लाइमेट को सह सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, वो है मानवीय गतिविधियां जो पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। ये हमारे पेपर में आ भी सकता है, ठीक है। देखो कोई भी चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन आता है ना, तो आपको लिखना है उसको बहुत लॉन्ग करके, क्योंकि आपका जो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ऑलमोस्ट वो अच्छे खासे नंबर का आता है। ईवीएस में भी 30 नंबर का पेपर होगा, तो 10 नंबर का एक क्वेश्चन दे देंगे। वहीं अगर हम अपनी पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री की बात करेंगे तो वो 20 नंबर का एक क्वेश्चन दे देते। तो हमें क्या करना है ना, कि हमें ये नहीं कि अगर पूछा जाए मानवीय गतिविधियां बताओ जिससे जो पर्यावरण है उस पर इफेक्ट पड़े, तो हम सिर्फ यही 4 पॉइंट लेके खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं है। हमें इंट्रोडक्शन से लेके एंड तक जितना याद है ना वो सभी लिख देना है, ताकि हमें नंबर मिल सके, क्योंकि हम उतना लंबा कंटेंट वहाँ पे दे सकें सामने एग्जामिनर को कि वो हमें नंबर दे। तो इसलिए मैं बोलती हूँ आपसे कि सारी चीज़ें अच्छे से देखा करो। तो सबसे पहला पॉइंट है वनों की कटाई। वनों की कटाई करेंगे, जैसे मैंने आपको इससे पहले समझाया, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, लंबा हो जाएगा सब कुछ। तो इससे क्या होगा, पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ेगा। उसके अलावा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण किस तरीके से हमें हानि करता है, किस तरीके से नेचर को हानि कर रहा है, वो आप सभी लोग जानते हैं। सेम वायु प्रदूषण है, समुद्र जीवन का दोहन है। हम क्या करते हैं, फिश खाते हैं, ठीक है, ले आते हैं फिश, पका रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे सी फूड्स होते हैं जो नॉर्मली लोग खाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, समुद्र के अंदर जो जीवन है ना वो भी हमसे इनसिक्योर है, ठीक है। इसके साथ क्या हो रहा है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, यानी कि जो समुंदर के अंदर एक्चुअल में मछलियाँ होनी चाहिए, ठीक है, बाकी की चीज़ें होनी चाहिए, वो हम सब खा जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उनके भी विकास नहीं हो पा रहा है, वो उससे भी पर्यावरण को हानि हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इससे भी पर्यावरण को हानि हो रही है। प्रकृतिवास नुकसान, यानी कि जो हम नेचर को डायरेक्ट नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारा, और जो हमारे ऐसे जानवर हैं, ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको हम प्राकृतिक जो उनका आवास है उसको हटा के हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। तो इससे भी क्या होता है, उनको भी नुकसान हो जाता है, पर्यावरण को तो नुकसान हो ही रहा है। जो पेड़ पौधों के और जानवर के जो प्राकृतिक आवास है हम उनको ही खत्म कर रहे हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे पर्यावरण को भी नुकसान हम पहुंचा रहे हैं, हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर्यावरण में हानि हो रही है। उसके अलावा है ओजोन परत के रिक्तीकरण, यानी कि आप लोग जानते होंगे जो ओजोन परत है वो एक ऐसी परत है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सन से डायरेक्ट जो उसकी किरणें आती हैं वो अगर हमारे ऊपर डलेंगी या किसी भी पेड़ पौधों पे डलेंगी तो उससे बहुत ज़्यादा हानि होती है, यूवी रेज उसके अंदर पाई जाती हैं। तो क्या होता है, ओजोन जो परत होती है वो एक छलनी का काम करती है। वो क्या करती है, वो जो सन से डायरेक्ट जो रेजेज आ रही होती है ना उसको फिल्टर आउट करती है, और
जो यूवी रेज़ है उसको काफ़ी हद तक कम कर देती है उसमें। लेकिन हम मनुष्य हैं तो हम ऐसा होने नहीं देंगे कि हमें कोई चीज़ अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करिए और वो हम रहने दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमने उसको भी इस तरीके से कर दिया कि अब वो भी हमें इतना ज़्यादा सेफ नहीं रख पा रही है। हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हद से ज़्यादा उपयोग करना शुरू कर दिया है। बट हाँ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का मतलब विकास हो रहा है ना, वैसे वैसे हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन का भी कम यूज़ करना शुरू कर दिया है, जिससे हम अपने पर्यावरण को बचा सकें। तो ओजोन परत में हमने सुना होगा अंटार्कटिका में ऐसा एक एरिया है जहाँ पे ओजोन परत खत्म हो चुकी है, उसके अंदर छेद हो चुका है। तो वहाँ पे जो एरिया है ना वो बहुत ज़्यादा डेंजर वो हो गया है। वहाँ पे अगर हम जाएंगे तो हमें क्या हो सकता है, हमें स्किन कैंसर हो सकता है और भी बहुत टाइप की हमें बीमारियाँ वहाँ देखने को मिल सकती हैं। पेड़ पौधे जो वहाँ के होंगे वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि उसके अंदर न्यूट्रिशन होगा। उसके अलावा विलुप्ति, बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो हमारे वजह से विलुप्त होते चले जा रहे हैं। आप ये चीज़ें जानते होंगे खुद ही। व्हाइट टाइगर एक जो कि विलुप्त होने के कगार पे आ गया है। तो अब क्या किया जाता है कि अब उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, इसी वजह से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। बट कब तक प्रोटेक्ट किया जाएगा? अगर वो विलुप्त होने की कगार पे आ गए हैं तो वो विलुप्त हो ही जाएंगे एक ना एक दिन। लेकिन हमें ये ट्राई करना है कि जो अभी हमारे पास जो चीज़ें हैं जो विलुप्त होने की कगार पे नहीं हैं, उनको हम इतना सेफली यूज़ करें कि वो हमारी आने वाली जनरेशन को भी देखने को मिल पाए। ऐसा ना हो कि वो भी विलुप्ति की कगार पे आके खड़ी हो जाए। उससे नेक्स्ट पॉइंट है हानिकारक कीटनाशक और उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। मैंने आप लोगों को बताया जो कृषि है उसमें इतनी ज़्यादा खतरनाक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है ताकि फसलें जो हैं वो सही तरीके से ग्रो कर पाएँ। इससे क्या होता है, हमें भी दिक्कत हो रही है, साथ ही साथ नेचर को भी दिक्कत हो रही है। हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है और नेचर के लिए भी डेंजरस है। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में सुधार आता जा रहा है, अब बहुत सारे ऐसे कीटनाशक और उर्वरक बनाए गए हैं जिससे हमें भी नुकसान ना हो और जो प्रकृति है यानी कि जो नेचर है उसको भी इतना नुकसान ना हो। बट धीरे धीरे सारी चीज़ें हम संभालने की अब कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा आता है हमारा लास्ट पॉइंट, शहरीकरण। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, रहने के लिए जगह चाहिए, खेती के लिए जगह चाहिए, ठीक है। उसके अलावा गांव से लोग और ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, शहरों में आ रहे हैं, अपना बिजनेस ग्रो अप कर रहे हैं, ठीक है। जो पढ़े लिखे हैं वो एक अच्छी अच्छी नौकरी के लिए शहर में आ रहे हैं। जो शहरीकरण है वो बढ़ता चला जा रहा है। और जो हमारा गांव होते थे पहले के गांव में और अब के गांव में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो गांव होते थे ना, जो लोग होते थे जो अपनी ज़मीन से जुड़े हुए होते थे, वो चीज़ें ख़त्म होती चली जा रही हैं। डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है जिससे जो नेचर है ना उससे लोगों का कनेक्शन टूटता जा रहा है। तो अभी हमने इससे पहले ये भी पढ़ लिया कि जो मनुष्य है वो प्रकृति से कैसे जुड़ा हुआ है, प्रकृति में जो मनुष्य की वो क्या अहमियत है, उसके अलावा मनुष्य किस तरीके से हानि पहुंचा रहा है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर अप कर ली थी। अब हम देखेंगे कि जो जनसंख्या वृद्धि है, क्योंकि हमें मानव के बारे में यहाँ पढ़ना है तो जनसंख्या एक बहुत ज़्यादा मेजर और ब्रॉड टॉपिक है, तो हमें यहाँ पे कवर अप करना होगा। यहाँ पे जनसंख्या होगा, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, वृद्धि के प्रमुख कारण। कारण देख लेते हैं, चिकित्सा सेवाओं में वृद्धि, यानी कि जो हमारा चिकित्सा है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो अप कर रहा है। बहुत सारी बीमारियां पहले ऐसी होती थी जिसका इलाज नहीं होता था और पर्सन उस बीमारियों से जूझ के उसका देहांत हो जाता था। लेकिन आज के डेट में मोस्टली हर एक बीमारी का इलाज यहाँ पे संभव है धरती के ऊपर। तो इसी वजह से जो हमारी मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा कम होती चली जा रही है। कम आयु में विवाह हो जाता है, बहुत छोटी छोटी एज में शादी कर दी जाती है जिससे उनकी वो जनसंख्या बढ़ाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। निम्न साक्षरता यानी कि जो पढ़े लिखे हैं ऐसे लोगों की कमी है, जिसके अंदर साक्षरता नहीं है यानी कि जो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो नहीं समझते इन सब चीज़ों को, जिनको यही नहीं पता कि हाँ जनसंख्या वृद्धि हो रही तो उससे हमारा क्या क्या लॉस हो रहा है, उनको इन चीज़ों से नहीं फ़र्क पड़ता और इसी वजह से उनके जो बच्चे होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। फिर उनके बच्चे होंगे तो उससे मतलब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें ग्रो अप कर जाती हैं। तो साक्षरता एक बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाती है किसी भी पर्सन को जागरूक करने के लिए। परिवार नियोजन के प्रति विमुखता, यानी कि हमें ये मतलब ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि परिवार को किस तरीके से नियोजन करना है, किस तरीके से योजना बना के हमें परिवार को चलाना है। इसी वजह से जो जनसंख्या है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होती चली जा रही है। यानी कि जो एक चला था बीच में हम दो हमारे दो, वो वाली जो कहानी थी वो कई लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, कई लोगों को समझ में नहीं आ रही है, जिस वजह से वो
मतलब उस चीज़ को प्लान ही नहीं कर पा रहे कि हमें किस तरीके से अपना परिवार चलाना है और कितना बड़ा या कितना छोटा हमें परिवार अपना रखना है। गरीबी और जनसंख्या विरोधाभास आदि, यानी कि गरीबी जो है, अगर आपने देखा होगा जो जितना अमीर होगा ना उसके एक या दो बच्चे होंगे, बट अगर आप वहीं पे देखो ना मिडिल क्लास और लोअर क्लास पीपल को, तो उनकी जो होती है ना उनके घर में जनसंख्या ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनमें गरीबी होती है। ठीक है, आप इन चीज़ों को खुद समझ सकते हो, मुझे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इतने समझदार हो, बीए में पढ़ रहे हो आखिर। तो ये जो हमने ऊपर सारे के सारे टॉपिक पढ़े हैं ना, इन सभी ने जनसंख्या बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम देखेंगे, अगर हमारी जो जनसंख्या है वो अनियंत्रित है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, तो इसके क्या दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। देखो, गरीबी होगी, ऑब्वियस सी बात है, गरीबी तो आएगी आएगी ना, क्योंकि इतने ज़्यादा संसाधन नहीं है जितने ज़्यादा लोग हैं। भूखमरी आ सकती है, इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर में अनाज नहीं उग पा रहा है जितने लोग हैं। कुपोषण कुपोषण होगा, अगर उनको भरपेट खाना नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो कुपोषण हमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा बेहतर स्वास्थ्य हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब खाना ही नहीं मिलेगा तो स्वास्थ्य की तो बात ही दूर की है ना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जनसंख्या ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा हम स्कूल्स नहीं खोल सकते, कॉलेजेस नहीं खोल सकते। ठीक है, क्योंकि उतनी ज़्यादा इकोनॉमी भी ग्रो अप नहीं है अभी। अभी हमारा जो भारत है वो एक विकासशील देश है, तो इस वजह से हम सही शिक्षा जो है वो उनको नहीं प्रदान कर पाएंगे। और जो स्वास्थ्य है और जो शिक्षा है, इसमें जनसंख्या एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में हमें देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो जनसंख्या अगर हमारी इसी तरीके से बढ़ती रही तो हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। अब हम जो देखेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या उपाय हैं। यहाँ पे मतलब ये नहीं मतलब समझ लेना कि जनसंख्या किस तरीके से बढ़ाई जाएगी उसके उपाय नहीं बता रही हूँ, ये जनसंख्या को नियंत्रित किस तरीके से किया जा सकता है उसके उपाय कुछ नीचे लिखे हुए हैं, जो कि आपको एग्जाम में ज़रूर लिखने हैं अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आता है तो 80% जो जनसंख्या है ना वो गाँव में निवास करती है, जिस वजह से उनके पास जो फैसिलिटीज़ है वो नहीं पहुंच पाती सही तरीके से। तो 80% जो जनसंख्या है ना उसको, भले चाहे वो गांव में रह रहे, लेकिन उनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। तो जागरूकता जो है वो सबसे मेन पॉइंट आएगा। सेकंड है शिक्षा का प्रसार। जागरूक करने के लिए शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है, तो हमें शिक्षा का प्रसार करना होगा ताकि वो लोग जागरूक हो सके, उनको पता चल सके कि जनसंख्या कितनी ज़्यादा बढ़ रही है और इससे हमारे क्या क्या नुकसान होने वाले हैं आने वाले टाइम पे। थर्ड है परिवार नियोजन, यानी कि उन्हें पता होना चाहिए किस तरीके से हमें अपना परिवार बनाना है, किस तरीके से हमें परिवार चलाना है। फोर्थ है विवाह की आयु में वृद्धि करना। विवाह की जो आयु है, जो लिमिट है, एज क्राइटेरिया है, उसको बढ़ा देना चाहिए। संतानोत्पत्ति की सीमा निर्धारण, यानी कि एक सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए कि इतने ही आप बच्चों को जन्म दे सकते हो, जैसा कि चीन में किया गया था कि आप एक ही बच्चे को जन्म दे सकते हो, दूसरा आप नहीं कर सकते। तो 6 पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा, समाज इस तरीके से सुरक्षित होना चाहिए। उसके अलावा 7th है हमारे जीवन में जो हमारा देश है ना उसके अंदर वृद्धावस्था, ठीक है, यहाँ पे बेरोजगारी होगा, यहाँ पे बेकरी हो गया, बेरोजगारी होगा, अथवा दुर्घटना से सुरक्षा ना होने की वजह से जो लोग हैं ना वो बड़ी परिवार की इच्छा रखते हैं। आपने खुद भी सुना होगा, आप लोगों ने ये चीज़ अपने घरों में भी देखी होंगी, मोस्टली लोगों ने, लोग बोलते हैं कि अगर एक बेटा है आपके पास या एक बेटी है आपके पास, आप जब बूढ़े हो जाओगे, अगर आपके पास एक बेटी है सपोज, आप तो लोग बाहर से आएंगे, 2-3 आंटियां, वो बोलेंगी अरे अरे आपकी तो एक ही बेटी है, अभी अब आपकी बेटी की शादी हो जाएगी फिर तो आप लोग अकेले रह जाओगे, उससे ज़्यादा बेहतर है ना आप एक बेटा भी होता आपका, सजेस्ट करके चले जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वृद्ध अवस्था की पहले ही सोच लेते हैं लोग कि हाँ हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें कौन रखेगा, चलो एक औलाद होगी जो हमें नहीं रखेगी, दूसरी तो रखेगी, दूसरी होगी तो तीसरी तो रखेगी। इस तरीके से जो उनका माइंडसेट होता है ना पहले ही सोच लेने का हर चीज़, वो क्या करता है, वो इसमें एक बहुत खामी निभाता है। पहले ही सोच लेते कि हमारी जो
संतानें वो हमें ठीक से नहीं रखेंगी, तो हम एक नहीं रखेगी तो हम दूसरे के पास चले जाएंगे, जबकि नहीं होता ऐसा। अगर आप माँ बाप होके अपने बच्चों को पाल रहे हो तो बच्चों का भी फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप का पूरे तरीके से ध्यान रखें। उसके अलावा सेकंड मेजर पॉइंट आता है बेरोजगारी। आज की डेट में ये सोचते हैं एक ही है, कोई बात नहीं, अगर इसकी नौकरी नहीं लगी फिर दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चलो 3 बच्चे हैं, तीनों में से किसी एक की तो लगेगी, इससे बेरोजगारी तो नहीं होगी। ये जो थिंकिंग है, इसके वजह से भी जनसंख्या बढ़ रही है। दुर्घटना, ये सोचते हैं अभी हमारे 2 बच्चे हैं, अगर किसी एक को कुछ हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, कम से कम एक तो होगा हमारा सहारा। अगर एक ही होगा उसको कुछ हो जाता है तो हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? ये जो थिंकिंग होती है, ठीक है, कुछ जायज़ भी है, मैं ये नहीं कह रही कि इनकी जो थिंकिंग है लोगों की, आज के समाज की, वो गलत है। गलत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, बट हमें इतना सोचना होगा कि हम अपना जितना भी परिवार है ना उसको खुश रखें। ऐसा ना हो कि उनके दिमाग में कुछ गलत चीज़ें आएँ, बच्चे अपने माँ बाप का ध्यान रखें और माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखें, फिर ऐसा कोई गलत पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने ही नहीं आएगा और देश में जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो हमारा पर्यावरण है वो भी सही तरीके से ग्रो अप कर पाएगा। 8th पॉइंट है जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास। मैंने आपको बताया जो जितना हाई स्टैंडर्ड होता है ना उसके बच्चों की संख्या उतनी कम होती है, 1 या मैक्सिमम 2। लेकिन जितने ही हम गरीबी की ओर आते चले जाते हैं ना, बच्चों की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो एक हमारा जो लाइफस्टाइल है ना उसको ऊंचा होना भी जनसंख्या में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। अब जब हमने यहाँ तक पढ़ ही लिया है तो हमें निष्कर्ष भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे जो क्वेश्चन होता है उसमें 2 नंबर हमें निष्कर्ष के मिल जाते हैं। कई व्यक्तियों को चिंता है कि बेलगाम जनसंख्या विस्तार से पर्यावरण आपदा पैदा होगी। यह एक उचित डर है और सबूतों की सरसरी जांच से पता चलता है कि जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारे पारिस्थितिक तंत्र का स्वास्थ्य जो है वो खराब होता चला जा रहा है। यानी कि जिस तरीके से हम जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, उस तरीके से हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो तहस नहस होता चला जा रहा है, और अगर इसी स्पीड से बढ़ती रहेगी तो हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है उस पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ेगा। पृथ्वी पर इतने सारे लोगों के प्रभाव के कारण हमारे समय को परिभाषित करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों द्वारा एंथ्रोपोसेन युग यहाँ पे होगा पढ़ा, ठीक है, पढ़ा गया था। यानी कि जो ये युग चल रहा है ना, इसको वैज्ञानिकों द्वारा क्या संज्ञा दी गई है? एंथ्रोपोसेन। एंथ्रोपोसेन युग इस टाइम पीरियड को कहा गया है, क्योंकि इतनी स्पीड से जनसंख्या बढ़ रही है और उसी स्पीड से जो हमारा नेचर है उसमें भी चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। पिछले भूवैज्ञानिक युग के विपरीत, जिन्हें विभिन्न भूवैज्ञानिक और जलवायु प्रक्रियाओं के नाम पर रखा गया था, वास्तविक एंथ्रोपोसेन काल का नाम लोगों और उनकी गतिविधियों के पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव के नाम पर रखा गया। तो ये जो एंथ्रोपोसेन है ये क्यों रखा गया इस युग का नाम? क्योंकि जो लोगों की गतिविधियां हैं, जो लोगों के कार्य हैं, वो पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं। इसी वजह से जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा इस युग को एंथ्रोपोसेन कहा गया। मनुष्य संक्षेप में एक नई वैश्विक भूभौतिकीय शक्ति है। यानी कि जो मनुष्य है ना वो खुद में एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आप देख रहे हो जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको खुद भी लग रहा होगा कि हाँ, मनुष्य एक बहुत बड़ी शक्ति है, खुद में वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इसको। कोई भी सजेशन हो या कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।